धरती पर पोर्टलों के जरिए राक्षसों का हमला होना तो आम बात बन चुकी थी। लेकिन अगर पूरा का पूरा तुम्हारा शहर किसी दूसरी दुनिया में शतरंज की बिसात पर रखे गए एक मोहरे की तरह भेज दिया जाए, तब क्या होगा? देवता पूरी दुनिया की आबादी के साथ एक निर्दयी खेल खेल रहे थे। उनका मकसद था सबसे शक्तिशाली समूहों को ढूंढना। इसलिए वे पूरे पूरे शहरों और क्षेत्रों को शतरंज के मोहरों की तरह आपस में टकरा रहे थे, ताकि सबसे मजबूत जाति का पता चल सके। कहीं ऑक्स की पूरी जनजाति आमने सामने थी, तो कहीं दक्षिण कोरिया का सामना शिकागो से, और टोक्यो किसी दूसरे शहर से भिड़ाया जा रहा था। इंसानों के साथ थोड़ा न्याय करने के लिए खेल शुरू होते ही हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा जगाने का एक मौका दिया गया। इसके लिए उन्हें 100 मुखों वाले एक विशेष पासे को फेंकना था। लेकिन वो कोई साधारण पासा नहीं था। जितना बड़ा अंक, उसके आने की संभावना उतनी ही कम होती जाती थी। 100 का अंक तो लगभग असंभव माना जाता था। फिर भी एक साधारण सा लड़का वो असंभव कर दिखाता है। उसी क्षण उसे पूरे सर्वर की सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे खतरनाक वस्तु प्राप्त होती है, ग्रीड बुक। ये जादुई पुस्तक उसे अपने पूरे क्षेत्र के हर इंसान के पॉइंट्स चुराने की क्षमता देती थी। सुनने में ये वरदान लगता था, क्योंकि पूरे क्षेत्र की ताकत एक ही इंसान में इकट्ठी हो सकती थी और वही सबकी रक्षा कर सकता था। लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही भयानक थी। उसकी मौजूदगी का मतलब था कि बाकी सभी लोगों के हिस्से में लेवल बढ़ाने के लिए केवल नाम मात्र के पॉइंट्स बचेंगे। यानी अब सिर्फ उसी पर सबको बचाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया उससे नफरत भी करने वाली थी, क्योंकि वो सबकी ताकत अपने अंदर जमा कर रहा था। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया की सबसे लालची शक्ति का इस्तेमाल करके खुद देवताओं को भी उनके ही खेल में मात दे दी, जबकि पूरी दुनिया उसे घृणा की नज़रों से देखती रही। और हाँ, इस सफ़र में एक बेहद प्यारी गुड़िया जैसी बच्ची, पागलपन की हद तक पहुंच चुके ऑरा फार्मिंग के पल और ज़बरदस्त लड़ाइयाँ भी हैं। सब कुछ एक बिल्कुल सामान्य और शांत दिन से शुरू हुआ। कुछ लड़के आपस में समय बिता रहे थे। तभी कानों में हेडफोन लगाए मुख्य पात्र वहां पहुंचा। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अगले ही पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। चलते चलते अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। वो दिन इतिहास बन गया। अचानक आसमान को चीरती हुई एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैली और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा शायद कोई आतंकवादी हमला हुआ है या भूकंप आया है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था। उसी पल उनकी सामान्य जिंदगी समाप्त हो गई। पूरा शहर रहस्यमयी नीली रोशनी में समा गया। नायक ने अपनी आंखों को तेज चमक से बचाया, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसका शरीर वहीं जम गया। वो किसी ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा था। उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकला, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सिर दर्द से फटा जा रहा था और पीछे मौजूद भीड़ भी उतनी ही दरी और उलझी हुई थी। उसके मन में वेब नॉवेल्स वाली दूसरी दुनिया में पहुंच जाने की बातें आईं, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। तभी सबके सामने सिस्टम की पारदर्शी विंडो प्रकट हुई। घोषणा हुई कि खेल शुरू हो चुका है और सभी लोग अपना पासा फेंकें। उसे समझ ही नहीं आया कि ये कैसा खेल है और इस संदेश का मतलब क्या है। तभी एक महिला चीखी और उसने आसमान की ओर इशारा करते हुए सबको ऊपर देखने को कहा। उसने सिर उठाया और सांसें थम गईं। आसमान से एक विशाल पासा गिर रहा था, जिसकी ऊपरी सतह पर 3 अंक चमक रहा था। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की, पॉन नंबर 8 3 घर आगे बढ़ेगा। उनके सामने रास्ता खुल गया और फिर जमीन पर 8 अंक वाला एक विशाल आधार उभर आया, जिससे शक्तिशाली जादुई ऊर्जा फैलने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा कि पूरा शहर चल रहा है। एक छोटा बच्चा डरकर अपनी मां से लिपट गया। तभी नायक को सच्चाई समझ आने लगी। वे इस खेल के खिलाड़ी नहीं थे, वे तो केवल मोहरे थे। असली खिलाड़ी कहीं और बैठे पासा फेंक रहे थे और उन्हें चला रहे थे। पूरा शहर सचमुच 3 घर आगे बढ़ा और फिर रुक गया। अब उसे एहसास हुआ कि शहर ही असल में पॉन था। लेकिन अगर खिलाड़ियों को सिर्फ एक मोहरे की जरूरत थी, तो शहर के साथ उसमें रहने वाले लाखों लोगों को भी क्यों उठा लाए? तभी सिस्टम का नया संदेश आया। वे एक डिफेंस जोन में प्रवेश कर चुके थे। अब कठिनाई स्तर और रक्षा अवधि तय की जा रही थी। कठिनाई लेवल 1। पहला पासा घूमकर 1 पर रुका, दूसरा 3 पर। रक्षा अवधि 3 दिन। इसके तुरंत बाद पूरे शहर के चारों ओर एक विशाल गुंबद बन गया और जमीन मानो शून्य से उगने लगी। लोग स्तब्ध थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सिस्टम ने घोषणा की कि रक्षा मिशन शीघ्र शुरू होगा। यदि शहर के चारों बेस नष्ट हो गए तो खेल समाप्त हो जाएगा। शहर में 4 स्थानों को बेस के रूप में चिन्हित कर दिया गया। यदि वे टूट गए तो पॉन मर जाएगा। नायक के मन में तुरंत सवाल उठा, अगर पॉन मर गया तो क्या हम सब भी मर जाएंगे? भीड़ घबराकर चीखने लगी, लेकिन उसने शांत भाव से अपने हेडफोन उतार दिए। घबराने से कुछ नहीं होने वाला था। अगर कोई उन्हें समझाना चाहता तो अब तक समझा चुका होता।
इसलिए उसने सिस्टम की घोषणाओं पर ध्यान देना शुरू किया। अगली घोषणा में हर नागरिक को अपना पासा फेंकने का आदेश दिया गया। उसी के आधार पर उनकी क्लास तय होने वाली थी। उसके सामने 100 मुखों वाला पासा प्रकट हुआ। तभी किसी ने चीख कर कहा कि कुछ उनकी ओर आ रहा है, और वो मदद बिल्कुल नहीं थी। राक्षसों की एक विशाल सेना शहर पर टूट पड़ी। लोग जान बचाकर भागने लगे। राक्षस भीड़ में घुस गए, और जो थोड़ा भी पीछे रह गया उसे बेरहमी से चीर डाला। नायक भी पूरी ताकत से भाग रहा था। उन दानवों के दिल में जरा भी दया नहीं थी। देखते ही देखते पूरा शहर लाल हो गया। तभी उसे समझ आया कि इंसानों को यहाँ क्यों लाया गया था। उनका काम इस पॉन की रक्षा करना था। राक्षस शहर पर हमला कर रहे थे और लोगों को मार रहे थे। अगर शहर को लक्ष्य तक पहुंचाना था तो इस पॉन की हर हाल में रक्षा करनी होगी। सचमुच ये पासों का ऐसा खेल था जिसे देवताओं या राक्षसों जैसी शक्तियां चला रही थीं। राक्षस लगातार शहर में घुसते जा रहे थे। असंख्य लोग मर चुके थे और मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक सफेद बाल वाली महिला अचानक एक राक्षस के पीछे प्रकट हुई। उसके हाथ में आग की लपटों से घिरी एक विशाल कुल्हाड़ी थी। उसने एक ही वार किया और कई राक्षस धमाके के साथ पीछे उड़ गए और उनके शरीर जलकर राख बन गए। हड्डियां टूटकर बिखर गईं। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वो एक प्लेयर कैरेक्टर थी। उसका नाम था गोहू, लेवल 1। उसकी क्लास थी साधारण नागरिक, लेकिन उसके हाथ में एक पौराणिक श्रेणी का हथियार था, ऐसा भाला जो इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन की शक्ति उधार लेता था। गोहू जोर से चिल्लाई कि सभी घायल लोग नामन की ओर जाएं। पुलिस और सेना रक्षा पंक्ति बना रही है और हर व्यक्ति तुरंत अपना पासा फेंके। एक आदमी ने पूछा, क्या तुम उसी अजीब 100 मुखों वाले पासे की बात कर रही हो? गोहू झल्लाकर जवाब देती है, हाँ, पासा फेंको। जो अंक आएगा उसी के अनुसार तुम्हें हथियार मिलेगा। अगर कॉमन ग्रेड मिले तो पीछे हट जाना, लेकिन अगर मैजिकल ग्रेड या उससे बेहतर मिले तो लड़ाई में शामिल हो जाना। लोगों ने तुरंत पासे फेंकने शुरू कर दिए। जैसा उसने कहा था, उनके हाथों में अलग अलग हथियार प्रकट होने लगे। तभी राक्षसों की एक और लहर शहर में घुस आई। भीड़ फिर से घबरा गई, लेकिन गोहू चीख उठी, हथियार उठाओ और लड़ो। उसी दिन लोगों की सामान्य जिंदगी उनसे हमेशा के लिए छिन गई और उसकी जगह एक बिल्कुल नई दुनिया ने ले ली। नए साल के पहले ही दिन अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गोहू और उसके जैसे कुछ बहादुर लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे। उसी दिन असली नायकों का जन्म हुआ। उन शुरुआती दिनों में जिंदा बचने वालों में मुख्य पात्र भी था। वो एक साधारण नागरिक था। उसका नाम था यूल चॉय। जब पॉन नंबर 8 की बारी आई, उसने अपना 100 मुखों वाला पासा फेंका। पासा घूमता रहा और आखिरकार जाकर 100 पर रुक गया। उसी क्षण उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। बहुत जल्द पूरी दुनिया उसे पूर्ण कचरा के नाम से जानने वाली थी। तभी सिस्टम के सामने एक जादुई संदेश उभरा। उसे सॉवरेंटी का डेमन किंग चुन लिया गया था और उसके सामने प्रकट हुई पौराणिक श्रेणी की जादुई पुस्तक बुक ऑफ क्रैन। यूल के सामने जादुई अक्षर उभर आए और क्रान की डीमन किंग की विशाल लाइब्रेरी उसके सामने खुल गई। ये पुस्तक अपने स्वामी को वस्तुओं का स्थान, छिपी हुई घटनाएं, राक्षसों का पूरा विवरण, नक्शे, मिशन की उद्देश्य और लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी देखने की शक्ति देती थी। जैसे ही मिशन शुरू हुआ, ये पुस्तक अपने आप यूल के सामने खुल गई। लेकिन उसके बाद उसने एक और भयावह रहस्य उजागर किया। क्रान एक ऐसे अवतार का नाम था जिसकी इच्छा हर चीज पर एकाधिकार जमाने की थी। इसका मतलब ये था कि इस पुस्तक से मिली किसी भी जानकारी का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जो भी इनाम हासिल करेगा, वो सीधे पुस्तक के मालिक के पास पहुंच जाएगा, और वो मालिक यूल था। रक्षा मिशन शुरू होने के केवल 3 घंटे बाद ही 312 लोग मर चुके थे, जबकि 7023 लोग गंभीर रूप से घायल थे। 4 में से एक बेस पहले ही नष्ट हो चुका था। हाफते हुए ह्यू ने राहत की सांस ली। आखिरकार खत्म हुआ। लोग खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने पहली लहर से किसी तरह जान बचा ली थी। तभी कोरियाई सेना का एक सैन्य ट्रक वहां पहुंचा। सैनिक नीचे उतरे और घायलों व आम नागरिकों को उसमें बैठने का आदेश दिया। सबको नामन टावर ले जाया जा रहा था। एक सैनिक ने गोहू का धन्यवाद किया कि उसने इतने लोगों की जान बचाई, लेकिन उसने इसे मामूली बात कहकर टाल दिया। सैनिक बोला कि उसके खरीदे हुए समय की वजह से पुलिस और सेना अपनी रक्षा व्यवस्था तैयार कर सकी और अब उन्हें दूसरे इलाकों में भी भेजा जा रहा है। वो सैनिक था कुजे एओन, लेवल 1, क्लास साधारण नागरिक। उसके सिर पर हेल्डेन का हेल्म था, एक वीर श्रेणी की वस्तु जो अटूट आस्था के बल पर अपने धारक को भय, भ्रम और मानसिक अस्थिरता से पूरी तरह बचाती है। गोहू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो सचमुच सब खत्म हो गया? लेकिन कुजे ने सिर हिलाया। फोन और इंटरनेट अभी भी बंद है। हमें अभी यकीन नहीं हो सकता। फिलहाल हम शॉर्टवेव रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे इलाकों से खबर आते ही स्थिति साफ होगी।
अभी सबको नामन टावर चलना होगा। गोहू भी सहमत होने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं। वो यूल था। पूरे शरीर पर चोटों के बावजूद वो अपनी पुस्तक को कसकर पकड़े हुए था। उसने सबको चेतावनी दी कि जल्द ही एक बॉस मॉन्स्टर आने वाला है। उसने बताया कि इस पुस्तक में मिशन की पूरी जानकारी, राक्षसों का विवरण और वर्तमान प्रगति तक दर्ज है। उसने पुस्तक उनकी ओर घुमाई और पढ़ने को कहा, लेकिन गोहू ने हैरानी से कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। जॉन ने भी सिर हिलाया, मुझे भी खाली पन्ने ही दिख रहे हैं। गोहू ने पूछा, क्या ये उन किताबों में से है जिन्हें सिर्फ मालिक ही पढ़ सकता है? जैम ने तुरंत जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है। ये कोई सूचना देने वाला आर्टिफैक्ट है। यूल खुद भी चौंक गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इसे सिर्फ वही पढ़ सकता है। जॉन की आंखें गंभीर हो गईं। अगर ऐसा है तो तुम्हारे हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। इस दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने यूल से कहा कि अगर उसकी बात सच है तो उसे सबूत देना होगा। यूल कुछ पल झिझका, लेकिन फिर पढ़ना शुरू किया। हेल्डेन का हेल्म 6 टुकड़ों वाले वीर सेट का हिस्सा है और इसका वर्तमान उपयोगकर्ता सार्जेंट जॉन है। इसे सक्रिय रहने में अभी 21 दिन बाकी हैं। फिर उसने गोहू की ओर देखा। तुम्हारे हाथ में इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन का पौराणिक भाला है। और वो एक पल रुका। तुम्हारा पसंदीदा कराओके गाना शिलगट माउंटेन है। गोहू का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। बस करो, वो झेंपते हुए चिल्लाई। अब उसे पूरा यकीन हो गया। अगर ये किताब उसकी निजी बातें भी जानती है तो इसमें लिखी हर बात सच है। जैके ने गंभीर स्वर में कहा, यह वास्तव में डेटा बुक है, यानी बॉस सचमुच आने वाला है। जॉन ने तुरंत निर्णय लिया। आर्टिफैक्ट की क्षमता की पुष्टि हो चुकी थी, इसलिए अब पूरी योजना यूल की जानकारी के आधार पर बनाई जाएगी। उसी समय कहीं और एक अजीब जगह पर एक व्यक्ति बुदबुदाया, मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर दुनिया सचमुच एक गेम होती तो शायद मैं सिस्टम की नज़र में एक बग होता, क्योंकि मेरे लिए यहाँ सब कुछ बहुत आसान है। उसके सिर पर हेडबैंड बंधा था और आसपास खिलौने और गेम बिखरे पड़े थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इसी वजह से मुझे यहाँ कैद करके रखा गया है। सिस्टम ने एक बग खोजा और उसे दुनिया से अलग बंद कर दिया। उधर शहर में सार्जेंट जॉन ने यूल को आवाज दी। मुख्यालय ने उसकी योजना को मंजूरी दे दी थी। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने यूल की जानकारी पर भरोसा करने का फैसला किया। यूल के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। जॉन ने उसे एक वॉकी टॉकी पकड़ाया और कहा, जो कुछ भी जानते हो सब बताओ, हर जानकारी और हर उपाय। यूल ने सिर हिलाया, रेडियो की जांच की और पूछा, क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? पुष्टि मिलते ही उसने मिशन समझाना शुरू किया। ये एक डिफेंस मिशन है। हर 6 घंटे में राक्षसों की एक नई लहर आएगी और हर लहर के अंत में एक बॉस प्रकट होगा। इस बार का बॉस लेवल 1 का 2 सिर वाला ओगर है। ये एक साथ नज़दीकी हमले और जादू दोनों का इस्तेमाल करता है। उसने आगे बताया, 3 दिन तक हर दिन 4 बार बेस की रक्षा करनी होगी, यानी कुल 12 लहरें। हर लहर के बॉस को हराना अनिवार्य है। मेरे पास मिशन का पूरा डेटा है। अगर हम उसी के अनुसार योजना बनाएं तो हम जरूर बच जाएंगे। फिर उसकी आवाज़ और दृढ़ हो गई। और उसके बाद मैं हम सबको इस दुनिया से वापस हमारे असली संसार में लौटाने का रास्ता भी ढूंढूंगा। गोहू कुछ पल तक बस उसे देखती रह गई। वो केवल इस मिशन में बचने की नहीं सोच रहा था, बल्कि उससे आगे की दुनिया तक की योजना बना चुका था। यूल ने गहरी सांस ली और कहा, अब शुरू करने का समय है। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे उसे पहले देख लेना चाहिए था। जब वो बेहोश था तब उसने बुक ऑफ क्रान की सबसे छोटी लिखावट पर ध्यान ही नहीं दिया था। सॉवरिटी का बलिदान, रक्षा प्रभाव। इस पुस्तक से मिली जानकारी का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सभी इनाम खो देगा और वे सीधे पुस्तक के मालिक के पास पहुंच जाएंगे। शुरुआत गोहू और कुजे एओन से हुई थी, लेकिन ये यही नहीं रुका। यूल जिसे भी कोई जानकारी देता वो इस प्रभाव के दायरे में आ जाता। इतना ही नहीं, जो लोग उनसे सुनते और फिर आगे दूसरों को बताते वे भी इसके शिकार हो जाते। यहाँ तक कि अफवाह के रूप में फैली जानकारी भी उसी श्राप को आगे बढ़ाती। यानी यूल से निकली हर सूचना उसके आसपास के लोगों के लिए एक अभिशाप बन जाती। इसका मतलब ये था कि जो सैनिक बॉस से लड़ रहे थे और राक्षसों को रोक रहे थे, वे सिर्फ सच जान लेने की वजह से भी खतरे में थे। फिर भी वो यूल के निर्देशों का पालन करते हुए लगातार जीत हासिल करते रहे। लेकिन हर जीत के साथ खतरा और भी बढ़ता गया। उनकी जिंदगियां दांव पर लगी थीं और अधिक से अधिक लोग क्रान की पुस्तक से बंधते जा रहे थे। सॉवरिटी के डीमन किंग क्रान के अधीन दर्ज नामों की सूची लगातार लंबी होती जा रही थी। दूसरी ओर पॉन नंबर 8 की कुल आबादी थी 1,93,256 लोग। उनमें से 1,76,542 लोगों को पहले ही बलिदान के रूप में दर्ज कर लिया गया था।
केवल एक ही दिन में पूरे शहर की 91% आबादी इस अभिशाप से जुड़ चुकी थी। और ये तो बस शुरुआत थी, उन पापों की शुरुआत जिनका बोझ यूल को गेम खत्म होने तक उठाना था। रक्षा मिशन किसी टावर डिफेंस गेम की तरह काम करता था। कई दिशाओं से दुश्मनों की लहरें आती और चारों बेस पर हमला करती, जबकि खिलाड़ियों को अपनी ताकत बढ़ाकर उन्हें रोकना होता था। जैसे ही पहली लहर शहर की ओर बढ़ी, यूल ने सेना को आदेश दिया, सबसे पहले लंबी दूरी वाले व्यापक हमले करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करो। जब वे दोबारा लोड हों, तब दूसरे दस्ते के दूरमार हथियारों से अगला हमला शुरू करना। लेवल 1 के राक्षस ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, इसलिए वो लोग बहुत निकट आने का इंतजार करेंगे, तब तक आप उन्हें दूर से ही मार गिराएं। यूल ने तुरंत समझाया, लेवल 1 के राक्षस न तो ठीक से अपनी रक्षा कर सकते हैं और न ही आपस में तालमेल बिठा सकते हैं। सेना ने बैरिकेड्स के पीछे से मोर्चा संभाल लिया और दूर से लगातार गोलाबारी शुरू कर दी। योजना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी यूल ने बताई थी। राक्षस सीधे जाल में फंसते चले गए। जब उन पर पर्याप्त हमला होता तो उनकी पंक्तियां टूट जाती और वे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते। उसी समय बेहतरीन उपकरणों से लैस विशेष सैनिक उन पर टूट पड़ते और कुछ ही क्षणों में उनका सफाया कर देते। यूल लगातार पूरे युद्ध का संचालन कर रहा था। कौन सी रक्षा पंक्ति को बनाए रखना है, कहाँ पीछे हटना है, कहाँ अतिरिक्त सैनिक भेजने हैं। बुक ऑफ क्रान हर पल युद्ध की स्थिति को वास्तविक समय में अपडेट कर रही थी। यूल को बस जिस जानकारी की जरूरत होती उसके बारे में सोचता और पुस्तक का अगला पन्ना अपने आप खुल जाता। जब तक ये पुस्तक उसके पास थी, उसके लिए कोई भी जानकारी छिपी नहीं रह सकती थी। वो उसी ज्ञान के आधार पर सेना का मार्गदर्शन कर रहा था। कौन सा हथियार लंबी दूरी के समर्थन के लिए सबसे उपयुक्त है, कब मोर्चा संभाल कर रखना है, कब पलटवार करना है और राक्षसों की अगली लहर ठीक किस समय पहुंचेगी। उसी योजना का पालन करते हुए पूरी सेना बिना किसी बड़ी गलती के आगे बढ़ती रही। धुएं से पूरा शहर भर गया था। हर दिशा से राक्षसों पर गोलियां और जादुई हमले बरस रहे थे। सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। कुआन जियोंग ने रिपोर्ट दी कि उनका इलाका पूरी तरह सुरक्षित है और तीसरे दस्ते को आगे बढ़कर शेष क्षेत्र साफ करने का आदेश दिया। कमांडर अनायास सोचने लगा। शुरुआत में मुख्यालय हर फैसला यूल और बाकी लोगों की राय सुनने के बाद लेता था, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि पूरा रक्षा अभियान लगभग अकेले यूल चला रहा था। उसे याद आया कि यूल ने खुद कहा था कि ये पुस्तक सिर्फ जानकारी देती है। अगर केवल जानकारी के सहारे वो पूरे शहर का युद्ध इतनी कुशलता से संचालित कर सकता है, तो क्या वो पहले भी ऐसा कर सकता था, या फिर ये भी पुस्तक की किसी छिपी हुई शक्ति का प्रभाव था। तभी कुई ने सार्जेंट जांग को पुकारा। जांग ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, लगभग सब खत्म हो गया। जांग ने गंभीर होकर पूछा, मतलब अब अंतिम बॉस आने वाला है? कोई मुस्कुराया, चिंता मत करो, हियू इसे खत्म कर देगी। उसी समय हियू, जो कुछ देर से सैन्य वाहन में सो रही थी, अचानक झटके से जाग उठी। उसकी आंखों के सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। वो कुछ पल के लिए वहीं जम गई। वो पहले दिन का बॉस था, बिली द जायंट। लेवल 1 का ये दैत्य आकार में बेहद विशाल था, लेकिन जन्म से ही कमजोर था और असली युद्ध क्षमता भी बहुत अधिक नहीं थी। यूल ने पूछा, आप जाग गईं? घबराई हुई हियू चिल्लाई, मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? तभी सैनिकों ने दैत्य की ओर सिग्नल फ्लेयर दागे। दैत्य उग्र होकर विशाल मुट्ठियां घुमाते हुए उनकी ओर टूट पड़ा। उसके हर प्रहार की ताकत देखकर हियू भी दंग रह गई। यूल ने जोर से कहा, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। अगर ये दैत्य शहर तक पहुंच गया तो कुछ ही सेकंड में सारे बेस नष्ट हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये बेहद धीमा है और तात्विक हमलों के सामने इसकी रक्षा बहुत कमजोर है। अगर लगातार दबाव बनाए रखा जाए तो इसे हराया जा सकता है। हियू ने चारों ओर देखा और बोली, लेकिन यहां तो हम सिर्फ 2 लोग हैं। यूल ने शांत स्वर में कहा, मैं हम दोनों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी। हियू हैरान रह गई। उसी समय दैत्य उनकी ओर दौड़ पड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे करना क्या है। तभी यूल ने समझाया, वीर श्रेणी से ऊपर के सभी आर्टिफैक्ट्स में छिपी हुई गुण होते हैं। अगर सही शर्तें पूरी हो जाएं तो वे अपने असली रूप में बदल जाते हैं और एक गुप्त शक्ति जाग उठती है। इन शक्तियों को सक्रिय करने की शर्तें बहुत विशेष होती हैं और सौभाग्य से बुक ऑफ क्रान उन सभी का विवरण देती है। यही हमारी सबसे बड़ी बढ़त है। दैत्य के सामने खड़ी हियू ने आखिर बार पूछा, क्या तुम्हें सच में यकीन है? दूर खड़े यूल ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मुझ पर नहीं, इस पुस्तक पर भरोसा करो। हियू ने गहरी सांस ली। ये सब पागलपन लगता है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। अगले ही पल उसने अपना ही हथियार उठाकर अपने पेट में घोंप लिया। उसी क्षण 2 सिर वाला ओगर उस पर हमला करने के लिए अपनी विशाल भुजाएं उठाकर झपटा। उसका प्रहार पड़ते ही सार्जेंट जांग घबराकर चीखा, हियू!
लेकिन यूल पूरी तरह शांत रहा। वो ठीक है। अचानक लाल रंग की प्रचंड आभा हीऊ और दैत्य दोनों के चारों ओर घूमने लगी। सभी शर्तें पूरी हो चुकी थी। इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन के फैंग की छिपी हुई शक्ति आखिरकार सक्रिय हो गई। यूल और जांग केवल स्तब्ध होकर देखते रह गए। अगले ही पल आकाश से एक विशाल इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन प्रकट हुआ। ये शक्ति पूरे मिशन में केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी। ड्रैगन सीधे दैत्य से टकराया और ऐसा भीषण विस्फोट हुआ जिसकी चमक शहर के बाहर से भी दिखाई दे रही थी। ज़्योंग ने घबराकर कहा, अगर ये विस्फोट शहर के अंदर हुआ होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन फिर उसकी नज़र यूल की पुस्तक पर गई। शायद इस विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक चीज वो पुस्तक है। उसमें ऐसी जानकारी छिपी है जो अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। फिर भी जांग ने मन ही मन राहत महसूस की। कम से कम वो पुस्तक किसी दुश्मन के नहीं बल्कि यूल के हाथों में थी। तभी सिस्टम की घोषणा गूंजी। रक्षा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। शहर के बाहर मौजूद सभी नागरिकों को वापस भीतर लाया जाएगा। सभी जीवित बचने वालों को 300 आधार अंक दिए जाएंगे। साथ ही उनके योगदान, मारे गए राक्षसों की संख्या, बेस की रक्षा और बॉस युद्ध में निभाई गई भूमिका के अनुसार अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। कुछ ही देर में सभी पुरस्कार बांट दिए जाएंगे। लोग स्तब्ध थे। ये दुनिया सचमुच किसी गेम की तरह काम कर रही थी। पॉइंट शॉप भी खुल गई जहां उपचार की वस्तुएं और कई अन्य चीजें खरीदी जा सकती थी। जीवित बचने की खुशी से लोगों के चेहरे खिल उठे। उपचार केंद्र में पॉइंट्स खर्च करके घाव भरे जा सकते थे, बुरे प्रभाव हटाए जा सकते थे, यहां तक कि कटे पैर हाथ भी दोबारा उगाए जा सकते थे। अस्पताल में नर्स सभी से पहले अपने पॉइंट्स उपचार पर खर्च करने की जिद कर रही थी। यूर ने राहत की सांस ली। कम से कम अब घायलों का इलाज संभव था। लेकिन तभी सबकी निगाहें एक साथ सिस्टम पर टिक गईं। अचानक एक नई घोषणा सामने आई। सभी पुरस्कार अंक शून्य कर दिए गए हैं। सॉवरेंटी के बलिदान प्रभाव ने सारे इनाम अपने अधिकार में ले लिए हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। लोग चिल्लाने लगे कि उनके पॉइंट्स वापस किए जाएं। घबराई हुई हैगी ने यूल की ओर देखा। ये क्या हो रहा है? यूल ने सिर झुका लिया। मुझे भी नहीं पता। तभी सिस्टम ने स्वयं उत्तर दिया। सॉवरेंटी का बलिदान प्रभाव बलिदान बन चुके नागरिकों की संख्या के अनुसार बढ़ता है। जितने अधिक बलिदान उतना बड़ा कुल इनाम। अगले ही पल पूरी दुनिया के सामने एक नई सूचना उभरी कि मिशन के सभी पॉइंट्स किसे मिले हैं। और ये देखकर हर कोई सन्न रह गया। यूल को कुल 9 अरब पॉइंट्स प्राप्त हुए थे। कुछ सेकंड तक पूरा शहर खामोश रहा, फिर गुस्से का विस्फोट हो गया। भीड़ यूल पर चिल्लाने लगी कि इतने सारे पॉइंट्स तुम्हें कैसे मिले? क्या तुमने हम सबको लूट लिया? हैगी और जे हांग तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, क्योंकि उग्र भीड़ उसकी ओर बढ़ रही थी। सबको पूरा यकीन था कि यूल ने जानबूझकर सबके पॉइंट्स चुरा लिए हैं। यूल लगभग रो पड़ा। मेरी बात सुनो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये किताब ऐसा करेगी। जे हांग ने उसे शांत रहने को कहा। सबसे पहले घायलों की मदद करनी होगी। अगर पॉइंट्स का लेन देन संभव है तो तुम सबको अपने पॉइंट्स दे दो। इससे सबको यकीन हो जाएगा कि ये जानबूझकर नहीं हुआ, वरना कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। घबराए हुए यूल ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम खोलकर पॉइंट्स ट्रांसफर करने की कोशिश की, उसकी एक निष्क्रिय शक्ति सक्रिय हो गई। एकाधिकार की लालसा का डेमन किंग क्रान। ये शक्ति किसी भी प्रकार के पॉइंट्स या वस्तुओं के दान, साझा करने या आदान प्रदान को पूरी तरह रोक देती थी। यूल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी भयानक शक्ति है। दूसरी ओर भीड़ लगातार चीख रही थी, हमारे पॉइंट्स वापस करो। घबराहट और निराशा में उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। यूल घबराकर हैगी पर चिल्लाया, इसे जला दो, और उसने बुक ऑफ क्रॉन को जमीन पर फेंक दिया। किताब को दूर फेंकने के बाद उसने तुरंत सिस्टम फिर से खोला, इस उम्मीद में कि शायद अब कुछ बदल गया हो। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। वो किताब अपने आप हिलने लगी, मानो उसमें कोई जीवित आत्मा बसती हो। यूल हताश होकर चीख पड़ा, जबकि हैगी उसकी हालत देखकर साफ डर गई। उनके चारों ओर हालात बेकाबू हो चुके थे। लोग अपने पॉइंट्स की भीख मांग रहे थे। कई घायल तो इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ने लगे थे। कुछ ही देर पहले जो उम्मीद दिखाई दे रही थी वो अब गुस्से और नफरत में बदल चुकी थी। अब हर कोई यूल को ढूंढकर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। भीड़ ने सार्जेंट जे ह्योंग से कहा कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नागरिक पूरी तरह भड़क चुके हैं। यूल बड़बड़ाया, कोई न कोई रास्ता तो होगा, मैं कुछ न कुछ जरूर कर सकता हूं। उसने फिर से किताब उठाई, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक राइफल की नली उसके सिर पर आ टिकी। सामने सार्जेंट जैंग लियोंग खड़ा था। उसने कठोर स्वर में कहा, बस करो, अब ये सबकी सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा।
अगले ही पल उसने घोषणा कर दी कि यूल चोए को गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही भीड़ और भड़क उठी। लोग चिल्लाने लगे, गिरफ्तारी काफी नहीं है, इस ठग को मौत दो। जैंग ह्योंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। तभी हंगामे के बीच वो धीरे से यूल के पास आया और फुसफुसाकर बोला, भाग जाओ, अभी यहां से निकलो, कोई समाधान ढूंढो और किसी भी तरह ये सब ठीक करो, फिलहाल यही एक रास्ता है। यूल ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां खोलीं। वो अब भी गुस्से, अपराध बोध और भय से कांप रहा था। उसने सिस्टम विंडो खोली। भीड़ चीखने लगी कि वो फिर कोई चाल चलने वाला है, लेकिन इस बार यूल उनसे पहले हरकत में आया। उसने तुरंत अपने पॉइंट से एजिलिटी बढ़ा ली। अगले ही पल वो सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। पूरा शहर चीख उठा, वो भाग गया। तभी सिस्टम की नई घोषणा गूंज उठी, अगली बारी शुरू होने में 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड शेष हैं। सबके चेहरे उड़ गए। ये समय घायलों को संभालने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। जे ह्योंग ने तुरंत आदेश दिया कि सभी लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर जाएं, घायलों को वाहनों से पहुंचाया जाए। दूसरी ओर हेगी आसमान की ओर देखते हुए आने वाले समय के बारे में सोच रही थी। जीवित बचे लोग 2 भागों में बंट गए, एक वे जो लड़ाई जारी रखेंगे और दूसरे वे जिन्हें निकाला जाएगा। सभी को बार बार अपना सिस्टम चेक करने, सुरक्षित क्षेत्रों में रहने और अस्थायी बेस और शरण केंद्रों के स्थान याद रखने का आदेश दिया गया। साथ ही एक और आदेश जारी हुआ कि अगर किसी को यूल चोए दिखाई दे तो उसके पास बिल्कुल मत जाना, तुरंत उसकी सूचना दो और वहां से दूर हट जाओ। कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति सॉवरेंटी का बलिदान बन जाए और ये बात सबसे छिपाए तो इसे कानून के अनुसार गंभीर अपराध माना जाएगा। जे ह्योंग और उसकी टुकड़ी अगली लड़ाई की तैयारी में जुट गई, जबकि ह्यू भी स्वयं को अगले मिशन के लिए तैयार करने लगी। अधिकांश नागरिक अगली आपदा आने से पहले शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह झगड़े शुरू हो गए और लोगों का एक दूसरे पर भरोसा टूटने लगा। 24 घंटे बाद सिस्टम ने घोषणा की, नई बारी शुरू हो चुकी है, सभी खिलाड़ी अपना पासा फेंके। पॉन नंबर 8 यानी उनका शहर 4 घर आगे बढ़ा और जाकर डेमन किंग की मुहर वाले खाने पर रुक गया। सिस्टम ने बताया कि अब 3 डेमोनिक पिलर प्रकट होंगे। उनकी रक्षा के लिए शक्तिशाली संरक्षक आएंगे और नागरिकों को समय सीमा के भीतर सभी स्तंभ नष्ट करने होंगे। यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो स्वयं डेमन किंग का अवतरण हो जाएगा। पासे ने मिशन की समय सीमा 5 दिन तय की। कुल 3 स्तंभ थे और हर एक की रक्षा अलग संरक्षक कर रहा था। पहले स्तंभ का रक्षक था लेवल 1 का दिशाहीन पतित देवदूत, एक ऐसी खोई हुई आत्मा जो बिना किसी उद्देश्य के भटक रही थी। दूसरे स्तंभ की रक्षा कर रहा था लेवल 1 का मैड ब्रेन्स, एक पागल रचनाकार जो लगातार नए नए घातक हथियार बनाता रहता था और जितनी देर तक जीवित रहता उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाता था। लेकिन तीसरे स्तंभ का रक्षक देखकर ह्यू और जियोंग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो था लेवल 3 का गॉब्लिन सोर्ड मास्टर, एक ऐसा योद्धा जिसने तलवारबाजी की पराकाष्ठा छू ली थी और सामान्य सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका था। अब उसका लक्ष्य स्वयं डेमन किंग को चुनौती देने के लिए मुहर को तोड़ना था। उधर यूल एक सुनसान गोदाम में छिपा बैठा था। उसके सामने बिखरे हुए कागज और रहस्यमयी चिन्ह फैले थे। हैरानी की बात यह थी कि वो हल्की मुस्कान लिए बैठा था, मानो हालात बिल्कुल वैसे ही बन रहे हों जैसे वो चाहता था। तभी वॉकी टॉकी पर किसी ने जे ह्योंग को सूचना दी कि नागरिकों ने इंतजार करना छोड़ दिया है। वे पहले ही पतित देवदूत पर हमला कर चुके हैं। सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जे ह्योंग ने चिंता से कहा, हमें भी तुरंत निकलना होगा। ह्यू तैयार है? जवाब मिला, वो तो काफी देर पहले ही अकेली निकल चुकी है। जे ह्योंग ने थकी हुई सांस छोड़ी। सब कुछ बिखर चुका था। केवल एक दिन में उनकी अनुशासित रणनीति और टीम वर्क पूरी तरह टूट चुका था। ह्यू अकेले ही लेवल 3 के उस अंतिम संरक्षक से लड़ने चली गई थी। उसका इरादा था कि और लोगों की जान जाने से पहले ही वो उस राक्षस को खत्म कर दे। उसने हमला किया और आग की प्रचंड लपटें चारों ओर फैल गईं। लेकिन जब धुआं छटा तो उसने देखा कि गॉब्लिन सोर्ड मास्टर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसने लापरवाही से अपनी तलवार एक बार घुमाई और ह्यू को बहुत दूर हवा में उड़ा दिया। तभी एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकी। स्वॉर्ड मास्टर कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी नज़र किसी चीज पर टिक गई। कोई व्यक्ति शांत कदमों से उनकी ओर चला रहा था। उसने हवा में उड़ती ह्यू को बड़ी सहजता से पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर उतार दिया। ह्यू ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम वापस आ गए? ह्यूल ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम अब भी बाकी लोगों से संपर्क कर सकती हो? मुझे उनके लिए एक संदेश देना है। ह्यू चुप रही।
यूल ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, आज से इस दुनिया के सारे इनाम सिर्फ मेरे होंगे। ह्यू स्तब्ध रह गई, वो उसका मतलब ही नहीं समझ पाई। तब यूल ने और स्पष्ट शब्दों में कहा, सबको बता दो कि अगर वे अपने इनाम मुझसे नहीं छिनवाना चाहते तो दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, न तो मैं सबके इनाम वापस कर सकता हूं और न ही उस श्रापित खिताब से छुटकारा पा सकता हूं। ये कहते हुए उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और तेजी से लेवल बढ़ाने लगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो फिर मैं अपने हर एक स्टैट को अधिकतम सीमा तक पहुंचा दूंगा। ह्यू उसकी रफ्तार देखकर दंग रह गई। पूरे शहर में लोगों के सिस्टम पर एक साथ सूचनाएं आने लगीं कि यूल लगातार अपने सभी आंकड़ों को अधिकतम कर रहा है। लोग और भड़क उठे। फिर यूल ने उपलब्ध सबसे ऊंची श्रेणी के उपकरण पाने के लिए रोल किया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, अगर ये अभिशाप उसकी किस्मत बन चुका है तो वो उसी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेगा। लोगों के खून, आंसुओं और डेमन किंग से मिले इनाम अब उसकी तलवार बनने वाले थे। लाल आभा से घिरा यूल अब सीधे स्तंभ के रक्षक के सामने खड़ा था। उसने अपना निर्णय ले लिया था, चाहे पूरी दुनिया उससे नफरत करे, वो इस शहर को इस गेम से बचाएगा और किसी भी तरह सबको उनके पुराने संसार में वापस ले जाएगा। उसके लिए यही एकमात्र तरीका था अपने अपराध का प्रायश्चित करने का। इसलिए अब उसे लोगों की नफरत की कोई परवाह नहीं थी। गॉब्लिन सोर्ड मास्टर मुस्कुराया। आखिर उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। लेकिन यूल ने उसकी खुशी उसी पल खत्म कर दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास खेल खेलने का समय नहीं है। अगले ही पल उसने एयरबॉर्न मैजिक स्नीकर्स एक्टिवेट कर दिए, एक वीर श्रेणी का आर्टिफैक्ट जो उसे लगभग उड़ने जैसी ऊंची छलांगे लगाने और हवा में तैरने की क्षमता देता था। उसने स्वॉर्ड मास्टर की ओर देखकर कहा, यहीं इंतजार करना, मैं अभी लौटता हूं। इतना कहकर वो पल भर में वहां से गायब हो गया। ह्यू अविश्वास से उसे देखती रह गई। वो सचमुच उसे छोड़कर चला गया था। और सबसे अजीब बात यह थी कि गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर भी शांत भाव से वहीं बैठ गया, मानो उसने सचमुच यूल की बात मान ली हो। वो संरक्षक सचमुच कहीं नहीं जा रहा था। यूल जानता था कि गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर पहले हमला नहीं करेगा। जब तक यूल खुद लौटकर युद्ध शुरू नहीं करता, वो केवल वहीं बैठकर उसका इंतजार करेगा। यही वजह थी कि यूल छतों के ऊपर से बिजली की तरह दौड़ता हुआ सीधे पहले स्तंभ की ओर बढ़ गया। अगले ही पल वो आसमान से गिरते उल्कापिंड की तरह दिशाहीन पतित देवदूत के सिर पर आ गिरा। उसकी योजना साफ थी, सबसे खतरनाक संरक्षक को बाद में छोड़कर पहले बाकी दोनों का काम तमाम करना। जब लोगों ने उसे देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगे, देखो वही आदमी हमारे पॉइंट्स उड़ा रहा है। लेकिन जैसे ही सबकी नज़र आसमान में चल रही लड़ाई पर पड़ी, उनकी आवाज़ें खुद ब खुद थम गईं। ऊपर यूल और पहले स्तंभ के संरक्षक के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। हर संरक्षक के पास एक विशेष गुण था जो केवल खास परिस्थितियों में ही सक्रिय होता था। उन गुणों में कुछ ऐसे थे जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते थे। लेकिन अगर कोई गलत गुण सक्रिय हो गया तो वही राक्षस पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली बन जाता या फिर उसे कोई बेहद घातक क्षमता मिल जाती। पतित देवदूत ने अपनी पूरी ताकत यूल पर झोंक दी। अगर ये संरक्षक 100 इंसानों की हत्या कर देता तो ये एक ऐसे रूप में विकसित हो जाता जो पूरी मानव जाति का विनाश करने की क्षमता रखता था। उस अवस्था में वो स्तंभ की रक्षा छोड़कर केवल मनुष्यों का शिकार करने निकल पड़ता। यूल ने जानबूझकर सबसे पहले इसी संरक्षक को चुना था, क्योंकि उसका विशेष गुण सबसे अधिक खतरनाक था और उसे सही तरीके से सक्रिय करने की योजना केवल उसी के पास थी। लंबी लड़ाई के बाद वो देवदूत के दोनों पंख काटने में सफल हो गया। जैसे ही पतित देवदूत जमीन पर गिरा, यूल ने मन ही मन खुद को याद दिलाया, महत्व सिर्फ मिशन पूरा करने का नहीं है, बल्कि ये है कि उसे पूरा कैसे किया जाता है। दूसरी ओर वॉकी टॉकी पर जेयुआन ने आदेश दिया, जब तक हमें समझ नहीं आता कि यूल क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी व्यक्ति स्तंभों के 500 मीटर के भीतर नहीं जाएगा। वो अब भी उलझन में था। क्या यूल सचमुच लोगों के इनाम वापस नहीं कर सकता था, या उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया? यूल कभी बुरा इंसान नहीं लगा था, लेकिन इतनी शक्ति रखने वाला व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहता तो शायद अकेले पूरे शहर पर कब्जा कर सकता था। यहाँ तक कि ह्यू, जिससे जेयुआन को उम्मीद थी कि वो यूल को रोक पाएगी, वो भी अब उसके पक्ष में झुकती दिखाई दे रही थी। जेयुआन के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या ये मिशन वास्तव में पूरा हो भी सकेगा? उधर यूल लगातार शहर के ऊपर उड़ता हुआ लड़ता रहा। दूर से जॉन पूरी लड़ाई देख रहा था। तभी उसकी गाड़ी के बगल में लाल रंग की एक चमक कौंधी और पूरा वाहन हवा में पलट गया। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। सर, आप ठीक हैं? अभी जॉन पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि उसकी नज़र सामने पड़ी। पतित देवदूत जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके ऊपर यूल खड़ा था। उसके हाथ में देवदूत के कटे हुए पंख थे और दूसरी मुट्ठी में एक दैवी तलवार चमक रही थी, डिवाइन डिवाइडर। ये एक पौराणिक श्रेणी की तलवार थी,
जिसके बारे में कहा जाता था कि ये उसी दिव्य तलवार का टुकड़ा है जिसने कभी स्वर्ग और पृथ्वी को अलग किया था। इसकी विशेष शक्ति ये थी कि ये राक्षसों के कटे हुए अंगों को उपयोगी वस्तुओं में बदल सकती थी। एक सैनिक बुदबुदाया, उसने सचमुच स्तंभ के संरक्षक को हरा दिया। लेकिन यूल बिना कुछ कहे बस हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल गायब हो गया। जॉन ने धीरे से कहा, उसने कुछ भी नहीं समझाया। शायद सॉवरेनिटी के बलिदान का प्रभाव उसे ऐसा करने से रोक रहा था, लेकिन फिर भी वो खुलकर दुष्ट दिखाई नहीं देता था। तभी एक सैनिक चिल्लाया, संरक्षक गिर चुका है। जॉन ने तुरंत मुख्यालय को सूचना देने का आदेश दिया, लेकिन उसी क्षण जमीन पर पड़ा पतित देवदूत फिर से हिलने लगा। वो मरा नहीं था। उसकी विशेष शक्ति सक्रिय होने की सभी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। दिशाहीन पतित देवदूत के पंख और उसका प्रभामंडल हट चुका था। इससे उसका विशेष गुण खरष्टाचार जाग उठा। अगले ही पल उसका शरीर विकृत होने लगा और वो एक नए राक्षस में बदल गया, बीस्ट ऑफ करप्शन। लेवल 2 का वो दैत्य एक ऐसा अस्तित्व था जिसने अपना विश्वास खो दिया था और पाप में डूब गया था। जेयुआन की आंखें फैल गईं। उसने थकी हुई आवाज में कहा, सैनिक की जिंदगी सचमुच नरक है। सेना तुरंत उस दैत्य पर टूट पड़ी। जेयुआन के मन में एक बात घूम रही थी, पूरे मिशन में केवल 3 ही राक्षस थे। इसका मतलब था कि उनमें से हर एक अपने आप में आपदा के बराबर था। क्या यूल सचमुच बाकी सब कुछ उनके भरोसे छोड़कर चला गया था? बीस्ट ऑफ करप्शन ने उसे रोकने आए सैनिकों को खिलौनों की तरह उछालकर फेंक दिया। लोग चीखते हुए भागने लगे। उनके सिस्टम पर मेंटल स्टेटस अनस्टेबल दिखाई देने लगा। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने लड़ने की इच्छा ही खो दी थी। चारों ओर निराशा फैलती देख जॉन ने बंदूक उठाई और सीधे उस दैत्य पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। उसे हर हाल में उस दैत्य का ध्यान अपनी ओर खींचना था, जब तक कि बाकी सहायता नहीं पहुंच जाती। दैत्य की नज़र सचमुच उसी पर टिक गई। जॉन ने मन ही मन सोचा, क्या मैं तब तक जिंदा रह पाऊंगा? अगले ही पल दैत्य उस पर झपटा। दूर कहीं खड़ा यूल मुस्कुराया, आखिरकार मैंने इसे सही दिशा में पहुंचा ही दिया। अचानक दैत्य के पैरों के नीचे हरी रोशनी चमकी। वो एक पल के लिए ठिठका और फिर जोरदार विस्फोट हुआ। हेल्डन का हेल्म अपनी छिपी हुई शक्ति सक्रिय कर चुका था। इसकी शर्त ये थी, यदि पहनने वाला 5 या उससे अधिक साथियों का नेतृत्व करते हुए अंधकार या खरष्टाचार प्रकार के हमले से लगभग मारा जाए तो गोस्ट ऑफ हेल्डन प्रभाव 10 मिनट के लिए सक्रिय हो जाता है। उसी क्षण जॉन के सभी उपकरण और क्षमताएं दिव्यता से भर गईं। उसका करप्शन रेजिस्टेंस और युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई। सामने खड़ा दैत्य उलझन में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या बदल गया। तभी दूसरा प्रभाव फिनेटिक भी सक्रिय हो गया। आसपास के सैनिकों का डर पल भर में गायब हो गया। उनका मनोबल लौट आया और वे पूरी ताकत से युद्ध में कूद पड़े। दूर खड़ा यूल ये सब देखकर बुदबुदाया, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अंधेरा मोड़ ले चुका। उसे कुछ समय पहले की बात याद आई। किसी ने जेआयऑन से कहा था, हम बस तुम्हें शुरुआती सहारा देंगे, उसके बाद तुम्हें सब कुछ खुद संभालना होगा। उसने हंसकर जवाब दिया था, एक साधारण सार्जेंट पर इतना भरोसा? तब किमोंग ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे तुम्हारा साहस पसंद है। फिर उसने समझाया था, हम अभी स्थिति को ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। ऐसे समय में हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो घबराए नहीं, शांत रहे, सही निर्णय ले सके और दबाव में भी साफ सोच सके। एक ठंडे दिमाग का प्रहरी। और अब हेल्डन की आत्मा ने जॉन को अपने प्रभाव में ले लिया था। जॉन गरज कर बोला, सभी लोग दुश्मन पर पूरा हमला करो। किमोंग सही था। इस समय नेतृत्व करने के लिए जॉन से बेहतर कोई नहीं था। उसके नेतृत्व में पूरी टुकड़ी एकजुट हुई और अंत में बीस्ट ऑफ करप्शन का अंत कर दिया। सिस्टम की घोषणा गूंजी, पहले स्तंभ का संरक्षक बीस्ट ऑफ करप्शन पराजित हो चुका है। सबसे अधिक योगदान सार्जेंट जेएलएन की नेतृत्व वाली स्वतंत्र एस्कॉट स्क्वाड का रहा। किमोंग ने यह संदेश चुपचाप पढ़ा, जबकि दूसरी ओर यूल विजयी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने जानबूझकर संरक्षक की जीवन शक्ति इतनी ही कम की थी कि अंतिम बार जेएलएन की टीम कर सके। राक्षस के नए रूप में बदल जाने के बाद पतित देवदूत पर यूल द्वारा किया गया सारा पुराना नुकसान अमान्य हो गया। इस तरह सबसे बड़ा योगदान जेएलएन की टीम का माना गया और सारे इनाम उन्हें मिल गए। उत्साहित यूल अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, क्या कहते हो? उसके बगल में वही गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर खड़ा था, जो अब भी उसकी हरकतों से पूरी तरह उलझा हुआ था। यूल हल्के से हंसा, मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। मैं काफी समय से ये सब किसी से कहना चाहता था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। फिर उसने सीधे स्वॉर्ड मास्टर की आंखों में देखते हुए कहा, एक शर्त लगाओगे? अगर मैं जीत गया और तुम हार गए तो तुम खुद डीमन किंग की मोहर तोड़ोगे। गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर ये प्रस्ताव सुनकर कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। हैरान रह गई। इसी बीच हीयू एंटी ह्यूमन मशीनों के खिलाफ बुरी तरह जूझ रही थी। वे सिर्फ लेवल 1 की थीं, लेकिन उनकी संख्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक के बाद एक मशीन को तबाह करती जा रही थी।
बचाव की पुकार मिलने के बाद वो दूसरे पिलर तक पहुंच गई थी, मगर ये लड़ाई मानो कभी खत्म होने ही वाली नहीं थी। सबसे बुरी बात ये थी कि वे मशीनें लगातार विकसित हो रही थी। हीयू समझ गई कि अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो बाद में ये और भी खतरनाक हो जाएंगी। उसने तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन आम लोग उसकी बात समझ नहीं पाए। वे चिल्लाकर कहने लगे कि उन्हें अपने परिवारों को बचाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, इसलिए वो ये लड़ाई छोड़ नहीं सकते। उसी समय पिलर गार्जियन लगातार नई मशीनें बनाता जा रहा था। पास ही छिपे दो लोगों ने तय किया कि वे खुद उस गार्जियन पर हमला करेंगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, गार्जियन ने उन्हें देख लिया और उनकी ओर एक लेज़र दाग दी। आखिरी पल में हीयू उनके सामने आकर खड़ी हो गई और टक्कर से भयंकर शॉक वेव फूट पड़ी। उसने उन्हें भागने के लिए चिल्लाकर कहा, लेकिन उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही वे दोनों वहां से गायब हो चुके थे। हीयू हल्का सा मुस्कुराई, मगर पिलर गार्जियन अभी रुका नहीं था। उसने हीयू को स्कैन किया और उसके खतरे का स्तर आंकने लगा। पूरी जांच के बाद उसने खास तौर पर हीयू को मारने के लिए एक स्पेशल एंटी हीयू मशीन बना डाली। ये देखकर हीयू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो गया कि ये लड़ाई हर हाल में यहीं खत्म करनी होगी। तभी बाकी सारी मशीनें एक साथ उसी पर टूट पड़ीं। वो चौंक गई कि सबका निशाना सिर्फ वही थी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि शायद यही बेहतर है। उसने लगातार विस्फोट करके जितनी मशीनें हो सकीं उन्हें गार्जियन के सामने ही उड़ा दिया। फिर उसने जोर से चिल्लाकर सबको जितना दूर हो सके भाग जाने को कहा और एक विशाल लेज़र दाग दी। खुद हीयू भी उसकी शक्ति देखकर दंग रह गई, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से विशाल दिमाग की ओर लंबी दूरी का हमला छोड़ा। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास मौजूद नागरिक भी उसकी चपेट में आ गए। फिर भी हीयू बेहद खुश थी, क्योंकि वो आखिरकार सफल हो गई थी। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने मन ही मन कहा, ये दुनिया सच में बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी उसके सामने एंटी हीयू मशीन प्रकट हुई। वो आग से पूरी तरह सुरक्षित थी। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर था और उसका हर वार सिर्फ हीयू को अतिरिक्त नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। हीयू स्तब्ध रह गई। ये मशीन सिर्फ उसे मारने के लिए बनाई गई थी। अगले ही पल वो उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुई और पूरी ताकत से वार कर दिया। हीयू किसी तरह उसे रोक तो पाई, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेहोशी में डूबते हुए उसने देखा कि ट्रॉय तेजी से उसकी ओर आ रहा है। वो सीधे पिलर गार्जियन पर टूट पड़ा और एक ही झटके में उसका सिर नोचकर अलग कर दिया। बेहोश होने से ठीक पहले हीयू ने देखा कि ट्रॉय उस विशाल दिमाग को अपने हाथों में पकड़े हुए था। वो समझ ही नहीं पाई कि वो आखिर करने क्या वाला है, और अगले ही पल उसकी चेतना पूरी तरह बुझ गई। तभी एक भयानक विस्फोट ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिला दिया। एंटी हीयू मशीन उस जगह पहुंची जहां हीयू गिरी थी, लेकिन वहां सिर्फ खून बचा था। उसका लक्ष्य गायब हो चुका था, इसलिए मशीन तुरंत ट्रैकिंग मोड में चली गई। दूसरी ओर सिर कट जाने के बावजूद पिलर गार्जियन अभी भी जीवित था। उसकी विशेष क्षमता की शर्त पूरी हो चुकी थी। पागल दिमागों के सामूहिक मस्तिष्क के नष्ट होते ही उसकी नई विशेषता सक्रिय हो गई, इनसेन ऑर्डर। अब वो आखिरी बनाई गई मशीन को पहले से दोगुनी रफ्तार और दोगुनी संख्या में लगातार बनाता रहेगा, और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका असली शरीर नष्ट नहीं हो जाता। दुश्मनों की लहरें उमड़ पड़ीं और लोगों पर टूट पड़ीं। पहला पिलर गिराने में बहुत देर हो चुकी थी और अब अनगिनत नागरिक डर के मारे छिपे बैठे थे। सभी को समझ आ गया कि पहला पिलर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उनके पास उसे रोकने लायक ताकत नहीं थी। उसी समय दूसरा पिलर भी राक्षसों से घिर गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत घायल लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए चिल्लाने लगे। आखिरकार सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गईं। ट्रॉय ये सब देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। वो अकेले ही इन सबका सफाया कर सकता था, लेकिन उससे असली समस्या हल नहीं होती। अगर उसे सिर्फ ये मिशन नहीं बल्कि पूरा खेल जीतना था, तो पूरे शहर को मजबूत बनाना होगा, और उसके लिए सबसे पहले उसे एक बेहतरीन कमांडर चाहिए था। वो था जे। साथ ही लोगों को एक ऐसे नायक की भी जरूरत थी जिसके पीछे वे एकजुट हो सकें। वो थी हीयू। तभी हीयू ने अचानक आंखें खोली और बुदबुदाईं, मैं जिंदा हूं? उसने पास खड़े व्यक्ति से पूछा कि क्या उसी ने उसकी जान बचाई, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके सामने तो वही स्वॉर्ड मास्टर खड़ा था। वो घबराकर चीख पड़ी, लेकिन उसने शांत रहने का इशारा किया। हीयू ने तुरंत माफी मांगी और बोली कि वो उसे देखकर डर गई थी। तभी वो और भी ज्यादा हैरान रह गई जब गार्जियन खुद बोलने लगा। उसने बताया कि उसने उसके सारे घावों का इलाज कर दिया है, लेकिन अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं है, उन्हें तुरंत शुरुआत करनी होगी। फिर उसने कहा, तुमने एक बार खुद कहा था,
जब भी कोई बड़ी हार मिलती है, रास्ता हमेशा एक ही होता है। किसी महान गुरु को ढूंढो, कड़ी ट्रेनिंग करो और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर बनकर लौटो। ह्यू पूरी तरह उलझी हुई बस उसे देखती रह गई। उसी समय एंटी ह्यू मशीन ने फिर से उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया और रॉकेट की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ चली। जैसे ही उसने लक्ष्य लॉक किया, उसकी किल सीक्वेंस शुरू हो गई। उसने ह्यू पर एक घातक ऊर्जा हमला छोड़ा, लेकिन तभी चॉय बीच में आ गया। हंसते हुए उसने बताया कि उसने इनसेन ब्रेन का सिर इस्तेमाल करके मशीन को धोखा दिया है। अब वो सिर एक हीरोइक क्लास का आर्टिफैक्ट बन गया है। चूंकि मशीन का लक्ष्य पहले से लॉक था, चॉय ने उसकी दिशा बदल दी और उसका हमला दूसरी ओर मोड़ दिया। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ। चमकती हुई नीली ऊर्जा की किरण एक इमारत को चीरती हुई सीधे पहले पिलर से जा टकराई, जिसे इतने समय तक नागरिक मिलकर भी नष्ट नहीं कर पाए थे। सब लोग सांस रोककर देखते रह गए जब वो विशाल पिलर आखिरकार ढह गया। चॉय ने शांत नजरों से उसे गिरते हुए देखा और बोला, इतना नुकसान काफी होना चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए उसने मशीन का धन्यवाद दिया। सच में, इस बार तो तुमने हमारी ही मदद कर दी। दूसरी ओर ह्यू स्वॉर्ड मास्टर के साथ कठोर प्रशिक्षण में जुट गई। उसने उसे अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करने को कहा। ह्यू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी टोपी नीची झुकाई और धीमे स्वर में बोला, सबसे जरूरी बात कभी मत भूलना, वो शक्ति वास्तव में तुम्हारी नहीं है। अगर तुम उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहोगी तो वही तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। जितनी शक्ति पर तुम्हारा नियंत्रण है, सिर्फ उतनी ही इस्तेमाल करो। ह्यू लगातार वार करती रही और स्वॉर्ड मास्टर उसे समझाता रहा, शक्ति को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम्हें शक्ति पर राज करना है, शक्ति को तुम पर नहीं। नए संकल्प के साथ ह्यू फिर गार्जियन पर टूट पड़ी, लेकिन बार बार हमला करने के बाद आखिरकार उसकी सारी ताकत जवाब दे गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। हाँफते हुए उसने पूछा, क्या चॉय ने सच में मुझ पर दांव लगाया है कि मैं उस मशीन को हरा सकती हूँ? स्वॉर्ड मास्टर ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ। ह्यू उसे अविश्वास से देखने लगी। क्या ये सच में संभव है? लेकिन स्वॉर्ड मास्टर चुप रहा। ह्यू ने लंबी सांस लेकर कहा, आपकी ये चुप्पी मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। तब उसने पलटकर पूछा, फिर तुमने मुझे अपना गुरु क्यों माना? ट्रॉय पर भरोसा क्यों करती हो? और आखिर तुम ताकतवर बनना ही क्यों चाहती हो? ह्यू धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। सच कहूं तो उसे खुद भी इसका जवाब नहीं पता था। इस खेल, इन मिशनों और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें थीं जिन्हें वो समझ नहीं पाती थी। वो इतनी होशियार नहीं थी कि सिर्फ सोचते सोचते सारे जवाब ढूंढ ले। इसलिए उसने तय किया था कि पहले अपने शरीर को मजबूत बनाएगी। शायद आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन सब कुछ अपने आप समझ में आने लगे। उसने अपने हाथ पैर फैलाकर मुस्कुराकर कहा, मैं बस ऐसे ही जीती हूँ। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर मुस्कुरा उठा। उसे लगा था कि चॉय सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। ह्यू अलग थी। वो एक ऐसी मार्शल आर्टिस्ट थी जो अपना रास्ता खुद बना रही थी। उसने दांत दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, लगता है अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू करने का समय आ गया है। 3 दिन बाद भी लोग एक साथ छिपे हुए थे, थके हुए, जख्मी और पूरी तरह टूटे हुए। जो लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे, वे सोचने लगे कि क्या उन्हें अभी भी बाहर फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। किसी ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन दूसरे ने जवाब दिया, अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो हो सकता है पूरा मिशन ही फेल हो जाए। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। किसी चीज ने आश्रय स्थल की दीवार तोड़कर अंदर घुसपैठ कर ली। वो वही एंटी ह्यू मशीन थी जो अब तक ह्यू का पीछा कर रही थी। उसने पूरे कमरे को स्कैन किया, अपना लक्ष्य पहचान लिया और आसपास मौजूद हर इंसान पर हमला शुरू कर दिया। पूरे शेल्टर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर गिरते पड़ते इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक सबकी नजर ऊपर उठी। प्रवेश द्वार से कोई तेजी से नीचे उतर रहा था। एक महिला आंखें सिकोड़कर बोली, क्या वो कोई फरिश्ता है? किसी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो ह्यू है और अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उसी पल सिस्टम की घोषणा गूंज उठी कि स्पेशल इवेंट की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। ह्यू अब गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर की आधिकारिक शिष्या बन चुकी थी और उसकी युद्ध कला की उत्तराधिकारी भी। इनाम के तौर पर उसे हीरोइक क्लास या उससे भी बेहतर उपकरण मिले थे और इस समय उसके शरीर पर चमकता हुआ हीरोइक आर्मर था। चॉय ने स्वॉर्ड मास्टर की ओर देखकर पूछा, ये कवच? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहले ये मेरा हुआ करता था। चॉय ने सिर हिलाया और पूछा, जीतने की कितनी संभावना है? स्वॉर्ड मास्टर ने बिना झिझक कहा, 50-50। वो मशीन खास तौर पर ह्यू को हराने के लिए बनाई गई है, लेकिन अब ह्यू के पास नई युद्ध कला है।
अगले ही पल मशीन पूरी रफ्तार से उसकी ओर झपटी। उसका इरादा एक ही वार में सब खत्म कर देने का था। स्वॉर्ड मास्टर धीरे से बोला, अगर मैंने जो बीज उसके भीतर बोया है वो सही समय पर खिल उठा तो वो मशीन उसकी दुश्मन नहीं रह जाएगी। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि ह्यू ने नया कौशल प्राप्त कर लिया है। स्वॉर्ड मास्टर की शिष्या, उसके निकट दूरी वाले हथियारों की महारत अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगी। मिशन का तीसरा दिन, 15 घंटे 34 मिनट बीत चुके थे। अब तक केवल पहला पिलर ही गिर पाया था। वैन में बैठे सैनिक गुस्से से उबल रहे थे। तीसरे दिन के 17 घंटे 21 मिनट पर आखिरकार दूसरे पिलर का गार्जन भी मार गिराया गया। तीसरे दिन के 21 घंटे 1 मिनट पर एंटी ह्यू मशीन भी नष्ट हो गई। ये देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। चौथे दिन के सिर्फ 3 मिनट बाद ह्यू वापस लौटी और उसके पीछे नागरिकों का एक बड़ा समूह भी आया था। अधिकांश लोग दोबारा लड़ाई में शामिल होने के लिए लौट आए थे। चौथे दिन के 3 घंटे 44 मिनट पर दूसरा पिलर भी आखिरकार ध्वस्त हो गया। ये दृश्य देखकर लोगों के दिलों में फिर उम्मीद जाग उठी। उन्हें लगने लगा कि शायद वे चॉय की मदद के बिना भी पहला मिशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका भ्रम था। स्वॉर्ड मास्टर ने चॉय की ओर देखकर कहा, अब समय आ गया है कि मेरी शिष्य अपना वादा निभाए। दूसरी ओर सेना और नागरिक मिलकर पूरे युद्ध क्षेत्र को व्यवस्थित करने लगे। हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामान इकट्ठा किया जाने लगा। किमुंग ने रेडियो पर जेजोंग से मजाक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ जानकारी जुटाने भेजा था और तुम तो लौटकर पूरे जनरल बन गए हो। फिर उसने गंभीर होकर कहा, घायलों की चिंता हमें सौंप दो, तुम वही करो जो तुम्हें करना है, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसने दोबारा रेडियो पर कहा, अगर तुम ये मिशन सफल कर देते हो तो मैं खुद तुम्हें प्रमोट करूंगा। लेकिन जेजोंग को प्रमोशन से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता था। तभी ह्यू उसके पास आई और बोली, हमें चलना होगा। उसने चिंता से पूछा, क्या तुम सच में ठीक रहोगी? ह्यू मुस्कुराकर बोली, मैंने अपने गुरु से वादा किया है, अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम दुश्मन होंगे। जे एक पल के लिए पलकें झपकता रह गया और बुदबुदाया। ये कहानी अचानक किसी और ही जॉनर में बदल गई। फिर उसके मन में सवाल उठा, क्या अभी सच में जीत सकते हैं? सामने लेवल 3 का राक्षस था जिसे ह्यू तक नहीं हरा सकी थी। इस लड़ाई में लोग मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत से लोग वापस नहीं लौट पाएंगे। वो बस यही सोचता रह गया कि आखिर ट्रॉय वास्तव में है कौन। तभी जे और ह्यू दोनों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। वहां एक विशाल दरार खुल रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन ट्रॉय बिना एक पल गंवाए सीधा उसी की ओर उड़ गया। अगले ही क्षण उसने हवा में छलांग लगाकर उस विशाल मैजिकल घेरे पर इतनी भयंकर लात मारी कि पूरा आसमान गूंज उठा। फिर सिस्टम की घोषणा सुनाई दी, डीमन किंग की मुहर टूट चुकी है, मिशन का उद्देश्य बदल दिया गया है। सील टूटते ही अनगिनत राक्षस उस दरार से बाहर निकलने लगे। तुरंत अगली चेतावनी आई, नया मिशन, डीमन किंग का वध करो, असफल होने पर पूरा गेम समाप्त हो जाएगा। ये सुनते ही पूरे शहर में दहशत फैल गई। लोग ट्रॉय पर पागल होने का आरोप लगाकर चिल्लाने लगे। जे अविश्वास में जड़ हो गया। आखिर ट्रॉय कर क्या रहा है? यहां तक कि स्वॉर्ड मास्टर ने भी नहीं सोचा था कि ट्रॉय सचमुच ऐसा कर देगा। फिर भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये इंसान उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प निकले। इतना कहकर वो भी डीमन किंग की सील की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने हमला शुरू कर दिया। जो भी गिरे हुए फरिश्ते उस दरार से बाहर आते, वो एक एक करके उन्हें काट गिराता। जे और ह्यू बस स्तब्ध होकर ये दृश्य देखते रह गए। स्वॉर्ड मास्टर ने ह्यू की ओर देखकर कहा, इसे अपने लिए उपहार भी समझो और परीक्षा भी, इसे हल्के में मत लेना। फिर विदा लेते हुए बोला, जब किस्मत दोबारा हमें मिलाएगी तब फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो युद्ध में विलीन हो गया। उसी समय ट्रॉय को एक नया आइटम मिला, एंजल्स हेलो, एक लेजेंडरी एक्सेसरी जो अपने धारक को दानवीय लोकों में सुरक्षा प्रदान करती है। डीमन किंग के सामने खड़े होकर ट्रॉय बुदबुदाया, यहां तक पहुंचना तो मेरी उम्मीद से कहीं आसान निकला। फिर उसने ऊंची आवाज में पूछा, अरे क्या तुम संप्रभुता के डीमन किंग क्रान हो? विशाल दानव धीरे धीरे खड़ा हुआ और गुर्राते हुए बोला, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। और तुम, एक इंसान यहां तक कैसे पहुंचा? सिस्टम ने जानकारी दी, ये अथॉरिटी का डीमन किंग कुंबाबा है, कठिनाई स्तर 6 का बॉस, जिसे अपने नंगे हाथों से हर चीज कुचल देना पसंद है। ये सुनकर ट्रॉय कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे लगा था सारे डीमन किंग एक दूसरे को जानते होंगे। फिर उसने पलटकर धीरे से कहा, लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर मुस्कुराते हुए जोड़ा, माफ करना, तुम्हारा असली प्रतिद्वंदी अभी आने वाला है, तब तक जरा इंतजार कर लो। ये सुनकर कुंबाबा का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। उसने गुस्से में ट्रॉय पर हमला कर दिया। तभी कोई वापस पहुंचा और ये दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही क्षण स्वॉर्ड मास्टर भी वहां आ पहुंचा और जो उसने देखा उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। डीमन किंग पहले ही लहूलुहान था, जबकि ट्रॉय उसके हर हमले को बेहद आसानी से चकमा दे रहा था। डीमन किंग के दोनों हाथ जगह जगह से फट चुके थे और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ट्रॉय बस कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिया।
उसके लिए माफ करना। डीमन किंग को यकीन ही नहीं हुआ, एक इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ट्रॉय ने हल्का सा झुककर कहा, मेरी गलती, वो तो बस एक हादसा था। ये सुनकर कुंबाबा आग बबूला हो गया। उसे लगा ट्रॉय उसका मजाक उड़ा रहा है। अब उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। ट्रॉय ने स्वॉर्ड मास्टर की ओर देखकर पूछा, तो अब आप उसकी जगह लेने वाले हैं? स्वॉर्ड मास्टर ने शांत भाव से उत्तर दिया, अब नहीं, उसका लक्ष्य मैं नहीं रहा, अब वो पूरी तरह तुम पर केंद्रित हो चुका है। तभी ट्रॉय को एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है। असली योजना तो बेहद सरल थी। गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर अकेले डीमन किंग का सामना करता। यही मार्शल आर्टिस्ट्स फेट माम के छिपे हुए इवेंट को पूरा करने का एकमात्र तरीका था। उस इवेंट में स्वॉर्ड मास्टर को अपनी जान देकर डीमन किंग को भी साथ ले डूबना था। अगर ऐसा होता तो इनामों का भंडार कई गुना बढ़ जाता और पूरे शहर के हर नागरिक को भारी मात्रा में बोनस पॉइंट्स मिलते। लेकिन अब वो पूरी योजना बिखर गई थी। तभी कोयोट जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। उसी पल उसे नया उपकरण मिला, हेयर्स बैटल जैकेट, एक लेजेंडरी आर्मर। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए बस एक लंबी आह भरी। कोयोट ने नए मिले लेजेंडरी आर्मर को देखते हुए गहरी सांस ली और बुदबुदाया, आखिर मैं इसका करूंगा क्या? काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि फिलहाल वो इंतजार करेगा। पहले सबको राक्षसों का शिकार करके पॉइंट्स कमाने देगा और फिर ज्यादा लोगों की जान जाने से पहले मिशन खत्म कर देगा। दूसरी ओर स्वॉर्ड मास्टर चुपचाप देख रहा था कि डेमन किंग लगातार ट्रॉय को अपने नंगे हाथों से कुचलने की कोशिश कर रहा है। उनके चारों ओर पंखों वाले राक्षसों की लाशों का ढेर बढ़ता ही जा रहा था। सेना के जवान लगातार नागरिकों को पीछे हटने का आदेश दे रहे थे। हम इन राक्षसों को रोक लेंगे। इधर जॉन पूरी तरह थक चुका था। राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि हर पल लोग घायल हो रहे थे। उसके मन में कड़वाहट भर गई। ट्रॉय ने जिस क्षण डेमन किंग की मोहर तोड़ी थी, उसी पल वो पूरे शहर का दुश्मन बन गया था। अगर यहां किसी की भी मौत हुई तो सब कुछ बिखर सकता था। इसी बीच ह्यू उस शेल्टर की ओर बढ़ी जहां से मदद की पुकार आई थी। रास्ते में ही वो आसमान में उड़ी और सामने आने वाले हर पंखों वाले राक्षस को आग में जलाकर राख बना दिया। वो लोगों को चिल्लाकर बाहर निकलने और सुरक्षित जगह जाने को कह रही थी, लेकिन नागरिक गुस्से से भरे हुए थे। वे चीख रहे थे, अगर उस पागल ट्रॉय ने मोहर नहीं तोड़ी होती तो ये मिशन कब का खत्म हो चुका होता। ह्यू ने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी कोई उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम बस ये सुनकर चुप रहोगी? मुझे लगा था लोग तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गालियां देंगे तो तुम फट पड़ोगी। लगता है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा ठंडी हो। वो था कांग जीवू, लेवल 1 का एक साधारण नागरिक। ह्यू ने चिढ़कर पूछा, किसने कहा कि ट्रॉय मेरा बॉयफ्रेंड है? कांग जीवू ने बस कंधे उचका दिए। फिर उसने अपनी कुकीज़ की थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी जान बचाने और हमें सुरक्षित पहुंचाने के लिए धन्यवाद। ह्यू ने थैली के अंदर झांका तो उसमें सिर्फ आधी कुकी बची थी। उसी समय स्वॉर्ड मास्टर ट्रॉय के सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, पीछे हट जाओ। फिर होठों पर मुस्कान लाते हुए उसने छेड़ा, क्या हुआ, मुझसे लगाव होने लगा है? ट्रॉय थोड़ा असहज होकर हंस पड़ा। अगर हम किसी दूसरी दुनिया में मिलते तो शायद साथ बैठकर शराब पीते। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर फिर बिना कुछ कहे युद्ध में लौट गया। ट्रॉय के मन में हल्का सा अपराध बोध भी था। अब मार्शल आर्टिस्ट्स डेस्टिनी वाला छिपा हुआ इवेंट सक्रिय करने में बहुत देर हो चुकी थी। और सच कहें तो अगर मौका भी होता तब भी उसे ऐसा करने में अपराध बोध ही होता। तभी अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी, गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के साथ आपकी मित्रता अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। क्रेन की छिपी हुई क्षमता अनलॉक हो गई है। ट्रॉय हैरान रह गया। उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने अपना जादुई ग्रंथ खोला और उसमें दिखाई दे रही नई क्षमता देखकर उसके चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। दूसरी ओर गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर अब बुरी तरह थक चुका था। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, डेमन किंग मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपना आखिरी दाव चलूं। यह ऐसी तकनीक थी जिसकी कीमत उसकी अपनी जान भी हो सकती थी। वो ये सब अपने दोस्त और अपनी शिष्या के लिए करने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही ट्रॉय आगे बढ़ गया। वो बिजली की गति से डेमन किंग पर टूटा और स्वॉर्ड मास्टर के कुछ करने से पहले ही उसे मार गिराया। स्वॉर्ड मास्टर स्तब्ध रह गया। यहां तक कि डेमन किंग को भी यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसका शरीर विस्फोट के साथ बिखर गया और सिस्टम की घोषणा हुई, डेमन किंग पराजित, सर्वाधिक योगदान ट्रॉय। स्वॉर्ड मास्टर के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या है। तभी एक और घोषणा हुई, सभी बुलाए गए राक्षसों का पूर्णतः सफाया कर दिया गया है। गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर मिटने लगा, लेकिन ट्रॉय मुस्कुराता हुआ अपना ग्रंथ लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने अभी अभी एक नई क्षमता प्राप्त की थी। अब वो 4 सॉवरेन मास्टर्स को भर्ती कर सकता था और उनके साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता था। सिस्टम ने पूछा,
क्या आप गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? उसके बाद ट्रॉय आसमान से नीचे गिरने लगा। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था। अब इंसान उससे नफरत करते हैं। उसने राक्षसों से भी गठबंधन कर लिया है और अब वो स्वॉर्ड मास्टर से भी अनुबंध के बंधन में बंध चुका है। उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे इंसान होने से दूर होता जा रहा है। तभी एक नई सूचना सामने आई। जीवित बचे सभी नागरिकों को पुरस्कार दिए जाएंगे। आधार पुरस्कार था 800 पॉइंट्स, जबकि सबसे बड़ा इनाम ट्रॉय को मिला, पूरे 2 लाख पॉइंट्स। ये देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। ह्यू ने गहरी सांस ली। दूर खड़ा कांग आसमान से गिरते ट्रॉय को देख रहा था। उसके मन में सवाल उठा कि क्या वो सचमुच कोई स्वर्णिम नायक है या फिर एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो कभी भी फट सकता है। जैंग भी सोच में डूब गया। उसे गेम्स की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन ये दुनिया उसे किसी विशाल बेस डिफेंस गेम जैसी लग रही थी जहां बड़ी बड़ी सेनाओं की तैनाती होती है। तभी उसके मन में एक और सवाल उठा। क्या इस दुनिया में कभी किसी मैक्स लेवल यूनिट का होना ही नहीं चाहिए था? क्या कोई सचमुच इतना शक्तिशाली हो सकता है कि डेमन किंग को हरा दे, या ट्रॉय इस पूरी दुनिया का सिर्फ एक ग्लिच है? इसी समय सिस्टम की घोषणा हुई। असामान्य यूनिट का पता चला है। स्तर और सभी आंकड़े अधिकतम हैं। कृपया कार्रवाई चुनें। समाप्त करें, रीसेट करें, अधीन करें या समन करें। किसी अज्ञात खिलाड़ी ने विकल्प चुना। यूनिट को समाप्त करो। अचानक ट्रॉय ठिठक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज आई। त्रुटि, आदेश निष्पादित नहीं किया जा सका। चयनित यूनिट की पूर्ण जांच शुरू की जा रही है। अगले ही पल ट्रॉय की प्रोफाइल सामने आई। फिर उसके यूनिट पर एक नया टैग उभरा, हिडन। अब बाकी खिलाड़ी उसे देख भी नहीं सकते थे। उस पल से ट्रॉय सिस्टम की नजरों से पूरी तरह गायब हो चुका था। संदेश आया, खिलाड़ी अब पुनः खेल में लौट सकता है। दूसरी ओर शहर में जश्न शुरू हो गया। लोग अपने अपने पॉइंट्स लेकर दुकान में खरीदारी करने लगे। एक दूत ने जादुई उपकरण की मदद से इनामों का विश्लेषण सुनाया। कुल 7 प्रकार के पासे थे, 4, 6, 8, 10, 12, 20 और 100 मुख वाले। हर प्रकार अलग अलग क्लास से जुड़ा था और उनसे यादृच्छिक रूप से हथियार, उपकरण, आइटम और कवच प्राप्त होते थे। उदाहरण के तौर पर जेसन को मिला डेस्टिनी स्पॉर्क, एक हीरोइक क्लास एक्सेसरी जो कभी खोती नहीं थी, हमेशा अपने मालिक के पास लौटाती थी और हमेशा साफ रहती थी। उसे देखकर उसने बेबस होकर कहा, लगता है ऊंचे दर्जे का सामान हमेशा काम का नहीं होता। दूसरी ओर बाकी सभी लोग अपने इनामों से बेहद खुश थे। उन्होंने आपस में सामान खरीदना, बेचना और अदला बदली करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा शहर भी संगठित होने लगा। कुछ लोग अगले मिशन के लिए आक्रमण टीम तैयार कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग सुरक्षित निकासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए रक्षकों की तलाश में थे। जॉन ने ह्यू से पूछा, क्या तुम सच में जा रही हो? ह्यू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, सेना की जिंदगी मेरे लिए नहीं है। अभी भी बहुत से लोग डर के मारे छिपे हुए हैं। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं आगे आने वाले मिशनों में भी सबकी मदद करती रहूंगी। जॉन उसे जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि शायद वो सब धीरे धीरे इस पागल दुनिया के आदी होते जा रहे हैं। दूर एक ऊंची जगह पर खड़ा ट्रॉय ये सब चुपचाप देख रहा था। नागरिकों ने अच्छी शुरुआत कर दी थी। भविष्य के मिशनों के लिए जिस चैंपियन की जरूरत थी वो भी मिल गया था और सेना ने भी अपनी भूमिका समझ ली थी। अब असली सवाल ये था कि आगे क्या होगा। अगर उसकी योजना असफल हुई तो ये शहर किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के हाथों नष्ट हो जाएगा। ट्रॉय गहरी सोच में डूबा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वो पलटा तो सामने कांग जीवू को देखकर हैरान रह गया। अब वो लेवल 5 का साधारण नागरिक बन चुका था। ट्रॉय ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहां पहुंचे कैसे? कांग जीवू ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, बस चढ़कर आ गया। वो धीरे धीरे ट्रॉय के और करीब आ गया, जिससे ट्रॉय अनायास ही सतर्क हो गया। कांग जीवू मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ अकेले उदास बैठे मिलोगे, लेकिन लगता है तुम इस अकेलेपन के भी आदी हो चुके हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।